कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ग्लूकोज का एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में क्या है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट वाले कार्बन इस एल्डिहाइडिक कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप है, और बाकी सारे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड। तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। या फिर मैंने बोला ये हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो। इसके लिए एग्जांपल देखो फ्रक्टोज का। ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है। इसमें देखो सेकंड वाला कार्बन कीटोन वाला ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। तो बाकी सारे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि ये क्या है, फ्रक्टोज पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो क्या होते हैं एल्डी कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स के कॉम्बिनेशन से या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के कॉम्बिनेशन से बनने वाले कंपाउंड्स को हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इज इट क्लियर टिल नाउ और नॉट? Yes, ma'am. फिर देखो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का मीन कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड एनर्जी। काइंड ऑफ चाइल्डिश एक्टिविटीज प्लीज। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं हम, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स मतलब कि सेकेराइड का मतलब, सेकेर का मतलब होता है स्वीट। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच आर द सिंपलेस्ट वन, जिनको और फर्दर छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, सेकंड कैटेगरी होती है ओलिगोसेकेराइड्स। यहाँ पे डाइसेकेराइड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको डाइसेकेराइड्स नजर आ रहा है। ठीक है, तो डाइसेकेराइड्स जो होते हैं दे आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स। तो क्या होते हैं ओलिगोसेकेराइड्स, जब 2 से लेके 9, 2 to 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइन हो, कंबाइन हो, कंडेंस हो विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 to 9 मोनोसेकेराइड यूनिट के कॉम्बिनेशन को, कंडेंसेशन को हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। एग्जाम्पल, जैसे कि हम डाइसेकेराइड की बात करें, मैंने बोला ना 2 to 9, अगर दो मोनोसेकेराइड यूनिट को ज्वाइन करेंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा, तीन को ज्वाइन करेंगे तो ट्राइसेकेराइड बनेगा, एंड सो ऑन। तो अगर 2 to 9 मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइंड हैं, कंडेंस्ड हैं आपस में, उनको हम कॉमन टर्म क्या बोलेंगे, ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर भी बड़ी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी। जब दो मोनोसेकेराइड यूनिट को ज्वाइन किया तो डाइसेकेराइड बना, तीन को ज्वाइन किया तो ट्राइसेकेराइड बना, एंड सो ऑन। तो अब हम जब डाइसेकेराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज आपको पता है टेबल शुगर होता है ना। इसमें दो मोनोसेकेराइड्स कौन कौन से यूज होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो क्या बन जाता है, सुक्रोज, राइट। फिर दूसरी हम बात करेंगे लैक्टोज की। लैक्टोज क्या होता है, मिल्क शुगर।
इसके अंदर एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? लैक्टोज। लैक कंडेंस करेंगे तो यस यस। और फिर तीसरी कैटेगरी है, तीसरा एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड्स का, माल्टोज। माल्टोज यानी कि ऐसी शुगर, ऐसी डाइसेक्राइड जो बनती है दो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइन करने से। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंडेंस होंगे विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, उनकी कंडेंसेशन होगी दो ग्लूकोज की, तो क्या बनेगा? माल्टोज, राइट। तीसरी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसेकेराइड। Polysaccharide are formed by the combination of multiple more than 9 monosaccharide unit। जब multiple बहुत सारे monosaccharide units आपस में join करते हैं, condense करते हैं, तो क्या बनता है? polysaccharide। अब पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड जो यूनिट्स ज्वाइंट हैं वो स्ट्रेट चेन में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और देयर मे बी ब्रांचेस इन बिटवीन, ठीक है, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, राइट। तो इन्हें बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हमने तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर्स, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू सिंपलर शुगर्स, सिंपलर कंपाउंड्स। फिर होता है डाइसेक्राइड्स, मतलब ओलिगोसेक्राइड्स की ही कैटेगरी है डाइसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब ऐसे carbohydrates which are formed by the condensation of 2 to 9 monosaccharide units. Example, sucrose, lactose, maltose. Third category है, final category है polysaccharide। पॉलीसेकेराइड मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स which are formed by the condensation of multiple monosaccharide units in a single chain, in a straight chain or in branched fashion, right? For example, starch, glycogen, cellulose। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज होते क्या है? स्टार्च क्या होता है? रिजर्व फूड इन मैम प्लांट्स। हाँ जी हाँ जी। मैम जैसे आपने इसमें नोट्स बना रखे हैं हाँ और आप हमें समझा रहे हो, तो हम हाँ पेपर में आपने जो हमें समझाया वो भी लिख सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो। ओके। बेटे पता है क्या, अगर मैं सिर्फ वही कहूँ ना कि जो लिखा हुआ है उसे ही मैं पढ़ा दूं, उससे ना बेस नहीं बनता, ठीक है। मैम मैं आपको कॉन्सेप्ट यस बना के मैम, समझाना चाहती हूँ, राइट। इसमें तो तो मेन द वे मेन यू बातें लिख रहे अंडरस्टैंड इट यू कैन पुट इट इन योर वर्ड्स। बस ये होना चाहिए कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हैं। ओके मैम। बिल्कुल रबिश लिखा हो, राइट। वट एवर यू अंडरस्टैंड, ठीक है, राइट इट इन डिटेल, ठीक है। मैम मैम हाँ जी। ये वीडियोस आप डालते हो यूट्यूब पे? यूट्यूब पे तो नहीं डालती मैं, लेकिन इफ यू वांट आई कैन पुट अमन इट। डालता है मैम। ओके ओके। उसने मेरे से पूछा भी था, आई गेस आई वाज अ लिटिल, मेरे को थोड़ा एप्रीहेंशंस थे कि शुड आई पुट इट और नॉट। डू यू वांट मी टू पुट इट ऑन मैम अभी यूट्यूब? मैंने डाली नहीं है मैंने, आप बोलोगे तो डाल दूंगा सारे। ठीक है, एक बार मेरे साथ भी शेयर कर लेना फिर जो भी लिंक्स हैं, राइट। मैम हाँ जी। ओके मैम। आपसे एक रिक्वेस्ट है। यस बोलो जी। मैम प्लीज थोड़ा स्पीड स्लो रखा करो। ओके श्योर 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 श्योर, यू कैन मेक यस सच मैम। रिक्वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। अभी एक बार रिपीट करूं जो अभी तक करा है? मैम ये नहीं एनसीईआरटी मैम में से अभी कर तो सकते हैं ठीक है वैसे? बट यस वैसे मैम, एक बारी थोड़ा आप सा कर दो। स्लो। ठीक है, मैं कर देती हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। थैंक ठीक यू है, मैम। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आई कंसिडर, मैं ध्यान रखूंगी जरूर। हम आज यूनिट 2 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है यूनिट 2 पार्ट 1 में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में मिलते हैं, है ना। हमने केमिस्ट्री में तो मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं, कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं, राइट। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पढ़े हुए हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ऑर्गेनिक एसिड्स सब पढ़े हुए हैं, राइट। लेकिन जो हमारे अंदर लिविंग सिस्टम्स के अंदर कंपाउंड्स मिलते हैं, they are generally of bigger size as compared to those which are found in nature outside living systems। तो लिविंग सिस्टम के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर जो कंपाउंड्स मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये क्योंकि लार्ज साइज के होते हैं इन्हें हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स। तो हम इनको ना अलग अलग कैटेगरीज में स्टडी करेंगे। पहली कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन्स, फिर लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स,
न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों स्टडी करेंगे, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, जिसका हम ओवरव्यू लेंगे, अभी प्रॉपर चैप्टर जो अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स होगा वो मैं बाद में स्टार्ट करूंगी, लेकिन आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स दो वर्ड को, दो टर्म्स को कंबाइन करके मिला है, कार्बो और हाइड्रेट्स। कार्बन के हाइड्रेट्स, इसका मतलब ये नाम इसका कैसे पड़ा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। पहले ये माना जाता था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा। पहले ये माना जाता था कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:2:1 है, या फिर जिनका जनरल फॉर्मूला CH2O होल n, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, CH2O होल n, यानी कि CnH2nOn। ऐसे कंपाउंड्स जिनका जनरल फॉर्मूला CH2ON है, ठीक है, यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स बन गए ना, वाटर H2O है ना, H और O किसकी रेशियो में है, 2:1 की, और कार्बन, ठीक है, कार्बन पहले है, तो कार्बन के हाइड्रेट्स यानी कि CnH2nOn जिनका जनरल फॉर्मूला होता है, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत ओल्ड डेफिनेशन थी, बाद में ये रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स तो हैं, हमें पता है, हमने उनका टेस्ट किया है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन उनका जनरल फॉर्मूला CH2O होल n नहीं होता। और ऐसे भी कुछ कंपाउंड्स मिले जिनका जनरल फॉर्मूला यही है CH2O होल n, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन चेंज कर दी गई। अब न्यू डेफिनेशन क्या है, those compounds which are polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketones, और इनके कॉम्बिनेशन से ये बने, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के कॉम्बिनेशन से बने, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का क्या मतलब है, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से हम क्लियर करेंगे। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर आप देखो तो 6 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं, यस, 6 कार्बन हैं। जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, वो एल्डिहाइड है ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, सबसे ऊपर वाला कार्बन ग्लूकोज में, ठीक है, इट इज एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। बाकी जितने भी कार्बन हैं उन सब पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो ग्लूकोज क्या बना, पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। और फ्रक्टोज का देखो स्ट्रक्चर सबसे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको सेकंड वाला जो कार्बन है ऊपर से, ये कीटोनिक ग्रुप नजर आ रहा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप नजर आ रहा है, राइट। तो फ्रक्टोज में बाकी जितने भी कार्बन है उन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो फ्रक्टोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। ये दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो या तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलेंगे, या तो ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर इनको जोड़ करके, कंबाइन करके बड़े सारे, ठीक है, इन मोनोमेरिक यूनिट्स को ज्वाइन करके जो कंपाउंड्स बनेंगे उन्हें हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ओके। फिर देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन फंक्शन होता है ना, दो बड़े सारे फंक्शन है हमारी बॉडी में, लेकिन जो मेन फंक्शन माना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का, इट इज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी या सेल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रेफर्ड सोर्स होते हैं एनर्जी का, यानी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं, यानी कि 3 कैटेगरीज अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, तो सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज अप होगा, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड नंबर पे प्रेफर्ड सोर्स क्या होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट हो जाए हमारी बॉडी में, हम लो कार्ब डाइट लेनी शुरू कर दें या फास्टिंग करें कि सारा कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फिर क्या यूज होगा, सेकंड नंबर पे फैट्स यूज होंगे। और सबसे लास्ट जो सोर्स होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज प्रोटीन।
और ये वाली हमारी कभी भी स्टेज आनी नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी को अपनी बॉडी से प्रोटीन को यूज करना पड़े एनर्जी डिराइव करने के लिए। फैट्स आप बर्न करा सकते हो, लो कार्ब डाइट ले सकते हो, लेकिन इतनी स्ट्रिक्ट फास्टिंग नहीं करनी चाहिए फॉर डेज कि आपकी बॉडी प्रोटीन से अपनी बॉडी का खाना शुरू कर दे। राइट तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दीज आर द प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना। जैसे आपको पता ही है ग्लूकोज वगैरह हम लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है। राइट स्टार्च रिजर्व फूड होता है, ठीक है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, यहाँ पे बीच में मैंने डाइसैकेराइड लिखा हुआ है। डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का ही एक टाइप होता है, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके बजाय ओलिगोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड 3 कैटेगरीज होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। क्या मतलब होता है इनका? मोनोसैकेराइड होते हैं सिंपलेस्ट शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको मैं फर्दर ब्रेक डाउन और करके नहीं और सिंपल शुगर नहीं बना सकती, उन्हें मैं बोलूंगी मोनोसैकेराइड। यानी कि इनको तोड़ दिया तो जो कंपाउंड्स आएंगे वो शुगर नहीं होंगे। दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, इनको ब्रेक करके मैं और सिंपल शुगर नहीं बना सकती। दीज आर द मोनोसैकेराइड्स। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। सबसे सिंपलेस्ट शुगर कौन सी है? मोनोसैकेराइड। जैसे कि एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई ओलिगोसैकेराइड्स होती है, जब 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड यूनिट तक आपस में कंबाइन करें, कंडेंस करें, ठीक है, एक चेन बना दें, तो उनको हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। 2 to 9 monosaccharide units, okay, if they condense together they form oligosaccharide। अगर 2 मोनोसेक्राइड यूनिट ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे डाइसेक्राइड। 3 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं तो ट्राइसेक्राइड बोलेंगे, और 4 जुड़ रहे हैं तो टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन। राइट तो अगर 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में जुड़ रहे हैं यानी कि डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड एंड सो ऑन अप टू 9, ठीक है, इन सबको मिला करके हम एक कैटेगरी में रख देते हैं ओलिगोसैकेराइड। इन्हें हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। राइट तो डाइसैकेराइड इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकेराइड ओनली। और डाइसैकेराइड के एग्जांपल क्या हैं एक्चुअली? सुक्रोज, आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मोनोसैकेराइड हैं। ये जब आपस में कंडेंस करते हैं, ग्लूकोज, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल, दोनों मोनोसैकेराइड है, ये जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है? डाइसैकेराइड, जिसका नाम है सुक्रोज। राइट दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज। लैक्टोज होती है मिल्क शुगर, मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज। जो लैक्टोज शुगर है ये कैसे बनती है? कौन से 2 मोनोसेक्राइड को ज्वाइन करने से बनती है? जब ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज का ज्वाइन करेंगे तो बनेगा लैक्टोज। राइट तीसरी कैटेगरी है माल्टोज। जब 2 ग्लूकोज के यूनिट आपस में कंडेंस करेंगे तो बनेगा माल्टोज। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस मैम। मैम ओके सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। हाँ सुक्रोज के जो यूनिट्स होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, Okay. ठीक है। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो जब हम बहुत सारे यानी कि मोर देन 9 मोनोसेकेराइड यूनिट को चेन में लगा दें, कंडेंस कर दें, ठीक है, तो क्या बनता है? पॉलीसेकेराइड। तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड बना हुआ है वो एक लाइन में भी हो सकते हैं या फिर ब्रांचेस में भी हो सकते हैं, बीच बीच में ब्रांचेस भी हो सकती हैं। दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, दे कैन बी इन स्ट्रेट चेन आल्सो। राइट तो जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ मल्टीपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स। 2 मोनोसेक्राइड जुड़ते हैं तो डाइसेक्राइड बनता है, 3 जुड़ते हैं तो ट्राइसेक्राइड बनता है। अगर बहुत सारे मोनोसेक्राइड जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल क्या होगा? सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना। सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? प्लांट की सेल वॉल में। स्टार्च क्या होता है? प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड।
और एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड क्या होता है? ग्लाइकोजन। ये तो हमने करा था ना। प्लांट्स की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती यस मैम। है ना। रिजर्व फूड प्लांट्स में स्टार्च होता है, एनिमल्स के अंदर रिजर्व फूड ग्लाइकोजन होता है। ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स हैं और इनका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है जिससे ये बनते हैं? तीनों में ग्लूकोज होता है। ठीक है, लेकिन कौन सी फॉर्म ग्लूकोज की यूज हो रही है इन पॉलीसेकेराइड्स को बनाने के लिए, दैट इज डिफरेंट। आपने पढ़ा हुआ है ना स्टीरियो केमिस्ट्री में, डी ग्लूकोज एल Yes, ग्लूकोज पढ़ा हुआ है ना। तो यस मैम। जो स्टार्च और यस मैम। ग्लाइकोजन होते हैं ना, स्टार्च और ग्लाइकोजन होते हैं, दे आर द alpha glucose. Yes, यस अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। और सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। beta अल्फा बीटा फॉर्म्स भी glucose. पता है ना Yes, आपको, राइट साइड पे OH yes, है यस या फिर मैम। है ना, वो सब पता है आपको। तो फिर आई नीड नॉट गो इनटू द डिटेल। जब हम स्ट्रक्चर्स करेंगे मैं आपको होमवर्क दे सकती हूँ, यू कैन डू इट, क्योंकि यू हैव डन इट अर्लियर, है ना, पहले करा हुआ है। तो जब मैं स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने को आपको बोलूंगी, yes, यू कैन डू इट। ठीक है, हम करेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो पॉलीसेकेराइड्स बहुत सारे मोनोसेकेराइड यूनिट को कंडेंस करने से बनता है। कंडेंसेशन का मतलब समझते हो ना आप लोग? आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी हुई ना यस 10th मैम। क्लास में। also. Yes, sir. Yes, ma'am. कंडेंसेशन का मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन Water, करें विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है water ना, और उन है ना, और उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाए, Yes, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन जाए, उसे बोलेंगे कंडेंसेशन। जब दो मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी ये बनेंगे ना ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, तो कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, वाटर का लॉस होता है। तो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम लेंगे ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स, एक तो सबसे पहली बात है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन एक बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का सोर्स होते हैं। प्रोटीन्स का ना मैं एक फंक्शन नहीं बता सकती। प्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा वैरायटी ऑफ रोल्स करते हैं, इतने डाइवर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये। मैक्रो मतलब लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनके बहुत ही डाइवर्स फंक्शन है, बहुत ही अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं। मैं कुछ फंक्शंस आपके सामने मेंशन करूंगी अभी। ठीक है, आपने हीमोग्लोबिन का नाम सुना हुआ है? हीमोग्लोबिन पता है सबको? yes, ma'am. हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, आयरन Protein कंटेनिंग प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक in आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है ना। yes, ma'am. और क्या काम होता है उसका, हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ना, यही होता है ना। तो यानी कि Yes, प्रोटीन्स का एक रोल क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट certain nutrients या gases to the various cells of the body. एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या हो गया? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो एक फंक्शन आपको पता लग गया प्रोटीन्स का, आपने पढ़ा हुआ है हीमोग्लोबिन के बारे में, वो क्या है? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और सुनो, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ये किसकी बनी होती हैं? प्रोटीन्स की। आपको पता है ना, जो जिम में जाते हैं लोग, वर्कआउट करते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, है ना, वे प्रोटीन वगैरह लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि मसल्स डिवेलप हो जाएं। मसल्स किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से। मसल्स का क्या फंक्शन होता है? मूवमेंट का। और मसल्स की मूवमेंट के लिए, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए होते हैं? प्रोटीन्स। उन्हें क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स मतलब जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, तभी मूवमेंट होती है ना हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी मूव कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ मसल्स। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, ठीक है, दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी, राइट। तो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, इसके लिए प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिन्हें हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल एक्टिन, मायोसिन, ACTIN एक्टिन, और मायोसिन MYOSIN। एक्टिन और मायोसिन क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन्स के अभी तक हमें दो फंक्शंस पता लग गए। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन के रेट को
इंक्रीज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। क्या बोलते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट। और एंजाइम्स, बायोकैटलिस्ट। हाँ, तो बायोकैटलिस्ट हैं जिनको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स भी प्रोटीन्स की ही एक टाइप होती है, प्रोटीन्स की ही एक कैटेगरी है एंजाइम्स। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन्स जो हमारे अंदर की बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को फास्ट कर दें, रेट को इंक्रीज कर दें, उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का एक और फंक्शन है, दे कैटेलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शन, दे स्पीडन अप द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक और फंक्शन पता लग गया प्रोटीन्स का, दे वर्क एज एंजाइम्स इन आवर बॉडी, राइट। उसके बाद आपने सुना होगा एंटीबॉडीज के बारे में, है ना। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में जब फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं या जर्म्स एंटर करते हैं, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट फाइट करती है, डिफेंस करती है, राइट। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होता है, जिसके वर्ड तो एटलीस्ट आपने सुना होगा, ये टर्म एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का भी मैं केमिकल नेचर देखूं तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एक तरह की प्रोटीन होती हैं। यानी कि प्रोटीन्स का एक और फंक्शन क्या हो गया? दे वर्क फॉर इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी। फॉर मैम, एग्जाम्पल, हाँ जी, हाँ जी, मैम जैसे WBC होते हैं, हाँ जी, वो हमें एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यस यस, लेकिन मैम जैसे ही वो बढ़ जाते तो वो हमें कैंसर कर देते हैं। हाँ, वो देखो वो वो क्यों एक होता अलग, है? मैं आपको बताती हूँ। एक ना नॉर्मल रेंज होती है, हर तरह के सेल की एक नॉर्मल रेंज होती है। अगर, और ये सारी जो चीजें होती है ना कि एक सेल का होना चाहिए, एक सेल कितनी बार डिवाइड होना चाहिए, उसका कितना डिवीजन होना चाहिए, कब डिवीजन रुक जाना चाहिए। एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। एक सेकेंड, आई गेस किसी ने मेरे को कॉल किया था, स्क्रीन चली गई है, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हाँ जी, तो होता क्या है हमारे बॉडी में ना, जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो डिवीजन होती है, ठीक है, इट इज रेगुलेटेड। रेगुलेटेड मतलब कब सेल डिवाइड करेगा, सेल को कब डिवीजन स्टॉप कर देनी है, ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस रेगुलेटेड होते हैं। अगर सेल कंट्रोल के बाहर चले जाएं, वो रेगुलेशन का ना समझें कि एक के बाद एक वो डिवाइड करते चले जाएं, तो वो कैंसर का रूप ले लेते हैं। ये तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर होता है, या फिर बहुत सारे कॉजेज होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं कुछ केमिकल्स, जिनकी वजह से ये कैंसर होता है। यानी कि कैंसर में होता क्या है, सेल अंडरगोज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब वो डिवाइड करते चले जाएंगे। सेल के रेगुलेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने के लिए, कि कब सेल को डिवाइड करना है, कब सेल को डिवीजन स्टॉप कर देनी है। दो से जब चार सेल्स बन गए तब सेल्स को स्टॉप कर जाना है। तो ये सारी बातें ना जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे अंडरस्टैंड, लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, दे एस्केप द रेगुलेटरी मैकेनिज्म। उनको जब सेल सिग्नल्स आते हैं कि अब सेल ग्रोथ को स्टॉप कर देना है, इसके बियॉन्ड, एक पॉइंट के बियॉन्ड सेल को डिवाइड नहीं करना, नॉर्मल सेल्स ऐसे सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो ऐसे सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते। जो सेल के रेगुलेटरी सिग्नल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि सेल को डिवीजन कब स्टॉप करनी है, कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो इन रूल्स को, इस रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, एंड दे अंडरगो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। सेम गोज फॉर WBC। WBC भी एक तरह के सेल्स ही होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये सेल्स जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करेंगे, जब ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स को फॉलो नहीं करते, तो क्या होती है इनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ विच टेक्स द फॉर्म ऑफ कैंसर। इज इट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो
हाँ, प्रोटीन्स के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो अभी तक मैंने आपको बताया कुछ प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, कुछ प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं यानी कि ऐसे प्रोटीन जो मसल्स के अंदर होते हैं, जो मसल्स का क्या काम होता है, मूवमेंट का। ठीक है, मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं तो बॉडी मूव करती है या हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन मूव करता है, राइट। तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए कुछ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। एग्जाम्पल एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन are the example of muscle proteins या contractile proteins। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया था, जो बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन्स में भी स्ट्रक्चरल लिखा हुआ है ना सेकंड पॉइंट में। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का मतलब जो हमारी बॉडी के किसी पार्ट का स्ट्रक्चर बनाए, जैसे कि हमारा हेयर का जो प्रोटीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केराटिन। हेयर प्रोटीन कौन सा होता है, केराटिन। आपने सुना होगा केराटिन वाले शैम्पू भी आते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट भी होता है हेयर का। हेयर वाला जो प्रोटीन होता है उसे क्या बोलते हैं, केराटिन, राइट। इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो हेयर का क्या बनाता है, स्ट्रक्चर, राइट। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। रेगुलेटरी प्रोटीन मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज हो रही हैं उनको रेगुलेट करे, जैसे कि हॉर्मोन्स। ठीक है, सम हॉर्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सम हॉर्मोन्स आर प्रोटीन्स। कुछ हॉर्मोन्स का नेचर फैट्स होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स लिपिड्स होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स प्रोटीन्स होते हैं, कुछ हॉर्मोन्स छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो हॉर्मोन्स होते हैं जो बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, उनमें से कुछ हॉर्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स। एग्जाम्पल इंसुलिन, है ना। आपने सुना होगा हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का शुगर लेवल होता है उसे मेंटेन करने के लिए, उसको चेक में रखने के लिए एक हार्मोन चाहिए होता है, इंसुलिन, है ना। तो ब्लड का शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। लेकिन जिन लोगों के अंदर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है, उनको क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। तो इंसुलिन है क्या, इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है। तो वो क्या हुआ, रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन का एग्जांपल इंसुलिन विच इज अ हार्मोन, राइट। इतनी बात आ रही है समझ? हाँ जी। यस मैम, अब यस मैम। ओके, ठीक है। फिर देखो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं, है ना। सम प्रोटीन्स आर प्रोटेक्टिव, है ना, जैसे कि कोलेजन प्रोटीन, राइट। प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स में आप ये भी दे सकते हो, जो मैंने अभी एंटीबॉडीज बताई थी ना, जो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करती हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं, डिफेंस कर रही हैं हमारी बॉडी के लिए। फिर कुछ प्रोटीन्स आर स्टोरेज प्रोटीन्स, जैसे कि एल्ब्यूमिन, है ना। एग वाला जो प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन, इट इज द फॉर्म ऑफ स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। और मिल्क के अंदर होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन। मिल्क वाली सारी चीजों को लैक्ट, LACT प्रीफिक्स लगा देते हैं। जैसे मिल्क शुगर को हम लैक्टोज बोलते हैं, मिल्क वाले प्रोटीन को हम लैक्ट एल्ब्यूमिन बोलते हैं। तो जो मिल्क के अंदर स्टोरेज प्रोटीन होता है इट इज लैक्ट एल्ब्यूमिन, और एग्स के अंदर जो प्रोटीन होता है उसे हम बोलते हैं ओव एल्ब्यूमिन, ओवी, ओव एल्ब्यूमिन। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज प्रोटीन्स। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह काम करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया, है ना। दे स्पीडन अप द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि अमाइलेज एंजाइम, फॉर एग्जांपल अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। इसी तरह से पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है उसे बोलते हैं पेप्सिन, राइट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंजाइम्स, these are the example of proteins which act as enzymes। फिर some proteins are toxins, इसे समझ लेते हैं। जो स्नेक का वीनम होता है ना, जो सांप का जहर होता है, इट इज अ प्रोटीन। सिमिलरली आपने सुना होगा कुछ लोगों को वो हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, कहते हैं ना गंदा खाना खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो गई। बेसिकली होता क्या है, जब फूड में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
कुछ बैक्टीरिया का डिजीज कॉजिंग मैकेनिज्म कैसा होता है कि वो अपने अंदर से टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। जो फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अपने अंदर से कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेप्टिक शॉक हो जाता है या फीवर हो जाता है, राइट। वो टॉक्सिन्स क्या होते हैं उन बैक्टीरिया के? दोज टॉक्सिन्स आर केमिकली प्रोटीन्स। वो टॉक्सिन्स भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स ही होते हैं, अमीनो एसिड्स के ही बने होते हैं, राइट। तो देखो प्रोटीन्स के कितनी अलग अलग तरह के रोल्स हैं। कुछ प्रोटीन हॉर्मोन्स की तरह फंक्शन कर रहे हैं, है ना, बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। कुछ प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह वर्क कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करते हैं। कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चरल होते हैं, जैसे कि हमारा हेयर प्रोटीन की रेटिन होता है। कुछ प्रोटीन्स प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज। कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ प्रोटीन स्टोरेज का फंक्शन निभाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जो एग के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट। कुछ प्रोटीन्स टॉक्सिन्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि स्नेक का वीनम, या फिर जो बैक्टीरिया, जो फूड पॉइजनिंग वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो भी टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो प्रोटीन्स के बहुत ही अलग अलग तरह के रोल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, राइट। और जो प्रोटीन्स होते हैं, इनका मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है? प्रोटीन्स मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है प्रोटीन्स का? अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं, किसके? अमीनो एसिड्स के। यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंस में ज्वाइन करते हैं तो क्या बन जाते हैं? प्रोटीन्स, राइट। तो जो हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं या किसी भी लिविंग सिस्टम में प्रोटीन है, उनमें 20 तरह के 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस। हो सकता है 1000 अमीनो एसिड लॉन्ग कोई प्रोटीन हो सकता है कोई प्रोटीन 100 अमीनो एसिड लॉन्ग हो, लेकिन वो उसके अंदर जो अमीनो एसिड हैं वो कितनी टाइप्स के हैं? 20 टाइप्स के, लेकिन अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं अमीनो एसिड इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स। यानी कि प्रोटीन्स कैसे डिफर करते हैं? प्रोटीन्स अमीनो एसिड की सीक्वेंस में डिफर करते हैं। 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, वो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में लगते हैं, अलग अलग सीक्वेंस में लगते हैं। और हर प्रोटीन में अमीनो एसिड का नंबर भी, यानी कि उनका लेंथ भी अलग अलग होता है। समझ रहे हो? कोई प्रोटीन 100 अमीनो एसिड लॉन्ग हो सकता है, कोई प्रोटीन 1000 अमीनो एसिड लॉन्ग हो सकता है, कोई प्रोटीन 3000 अमीनो एसिड लॉन्ग हो सकता है। लेकिन उनमें जो प्रोटीन में अमीनो एसिड की सीक्वेंस है अलग अलग प्रोटीन्स में, वो अलग अलग होती है। बने वही 20 अमीनो एसिड के हुए हैं, लेकिन वो 20 अमीनो एसिड अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज होते हैं अलग अलग प्रोटीन्स में। अभी हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड की, जो कि प्रोटीन्स का मोनोमर है। प्रोटीन अमीनो एसिड के बने हुए हैं। अब ये अमीनो एसिड क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। ये समझने के लिए ये देखो, अगर मैं किसी अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूं तो वो ऐसा होता है जो मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अमीनो एसिड के अंदर आप देखो, सेंटर में जो कार्बन है इसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है दैट इज अल्फा कार्बन। तो जो ये सेंटर वाला कार्बन आपको नजर आ रहा है, दिस इज अल्फा कार्बन। एक साइड पे अमीनो ग्रुप यानी कि बेसिक ग्रुप, दूसरी साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। एक ऊपर वाली साइड पे हाइड्रोजन एटम और नीचे वाली साइड पे आर ग्रुप। ये किसी भी अमीनो एसिड, जो 20 टाइप के अमीनो एसिड है ना, उन सब का जनरल स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला। ये आर क्या होता है यहाँ पे? आर इज अ वेरिएबल ग्रुप। आर के डिफरेंट होने की वजह से ही जो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। बाकी जो तीनों ग्रुप्स हैं, अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन, ये तीनों हर अमीनो एसिड में कांस्टेंट रहेंगे, यही के यही होते हैं। लेकिन जो चौथा ग्रुप है दैट इज द आर ग्रुप, इट इज द वेरिएबल ग्रुप। अब आर ग्रुप क्या हो सकता है? आर ग्रुप, एक तो पहली बात बता दूं, H. आप केमिस्ट्री में एल्काइल बोलते हो ना, केमिस्ट्री में आर को Yes, ma'am. एल्काइल को आर से डिनोट करते हो, लेकिन यहाँ पे आर एल्काइल नहीं होता हमेशा। यहाँ पे आर वेरिएबल ग्रुप है विच कैन बी एज सिंपल एज हाइड्रोजन। हो सकता है ये आर ग्रुप भी हाइड्रोजन ही हो सकता है ये मिथाइल ग्रुप Yes. हो सकता है ये कोई सल्फर कंटेनिंग ग्रुप Yeah. हो सकता है ये कुछ अल्कोहलिक ग्रुप हो, जैसे कि CH2CH2OH, ठीक है, ओके। हो सकता है ये कुछ एरोमेटिक ग्रुप हो, साइक्लिक ग्रुप हो,
ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे कि साइक्लिक ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग हो सकती है इस आर ग्रुप की जगह पे। आर ग्रुप जो होता है एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, जैसे कि ट्रिप्टोफैन में, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन में जो ये आर होता है इट इज एरोमेटिक। ठीक है, हो सकता है ये बहुत सिंपल हो, यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन ही हो। आर ग्रुप क्या हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन हो, जैसे कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन में। ये देखो, ये अलग अलग आपको दिखा रखे हैं, अलग अलग अमीनो एसिड आपको दिखा रखे हैं। एलानीन दिखा रखा है, एलानीन में जो ये आर ग्रुप है ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। वेलिन में देखो इट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, है ना। लाइजीन Yes, में ma'am. देखो, है ना, इट इज एन अमीनो वाला, है ना, चेन है, अमीनो चेन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इथेनोइक एसिड एस्पार्टिक एसिड में लगा हुआ है, राइट। तो अलग अलग अमीनो एसिड डिफरेंट स्ट्रक्चर उनका किस वजह से होता है, इस आर ग्रुप की वेरिएशन की वजह से। आर ग्रुप बहुत अलग अलग तरह का हो सकता है। सिंपलेस्ट आर ग्रुप क्या हो सकता है, हाइड्रोजन एटम, किसमें होता है, ग्लाइसीन में। ग्लाइसीन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जिसमें ये आर ग्रुप भी क्या होता है, हाइड्रोजन। यानी कि ग्लाइसीन के स्ट्रक्चर में जो टेट्रावेलेंट सेंटर वाला अल्फा वाला कार्बन है, उस पे एक साइड अमीनो ग्रुप होगा, एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ऊपर भी हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन। इज इट क्लियर और नॉट? यस, Yes, ma'am. ओके। मैम ये पीपीटी शेयर कर देना। हाँ जी, मैम ये पीपीटी शेयर कर देना। ठीक है, कर दूंगी, ओके, डन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से, आई गेस टाइम कितना हो गया बच्चों, हो गया है या शुड आई गो हेड? मैम हो गया टाइम। हो टाइम गया, हो गया। ठीक है, हो आज गया के लिए आई मैम, हो गेस गया। इतना काफी भी है। ठीक है, तो आप लोग अपनी जो प्रीवियस बुक्स है ना, जो आपने 11th-12th में पढ़ी हैं, या सिर्फ एनसीईआरटी से केमिस्ट्री की, या जहां से भी आपको कंटेंट मिले, एक बार बेसिक जो आपने पहले पढ़ रखा है ना, उसे रिवाइज करना। अभी हमने मेन चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। जो गर्ल बोल रही थी, शुड आई शुड गो स्लो, बेटा अब ठीक है स्पीड, आई नीड टू कंफर्म, ऐसे समझ आ रहा है? यस मैम, बिल्कुल ओके परफेक्ट। बच्चे, आई कीप माई स्पीड लाइक दिस ओनली। ओके, थैंक यू मैम। ओके बच्चे, यू कैन लीव, राइट योर अटेंडेंस इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। मैम, रिकॉर्डिंग ऑफ मैम। मैम, हाँ जी बच्चे, हाँ जी। मैम एक्चुअली मैं प्रेजेंट टाइम पे व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं चैट बॉक्स में लिख दूँ अपनी अटेंडेंस? आप ना किसी बच्चे को भेज दो, अपनी अटेंडेंस बता दो, क्योंकि मैं व्हाट्सएप से लगा लेती होती हूँ ना, फिर यहाँ पे मिस ना हो जाए आपकी। ओके, ठीक है, ओके मैम, अपने किसी फ्रेंड से बोल दो, दे कैन मार्क योर अटेंडेंस, दे कैन राइट योर रोल नंबर। ओके मैम, थैंक यू। ओके। मैम, भाई प्रेजेंटर कौन है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो भाई। हेलो, कार्तिक है, बंद कौन कर है दे। प्रेजेंटर? अबे पता तू नहीं, ही मैं है। तो साले ने मेरे को अटेंड ही बना दिया। हाँ, अब पता ना। अटेंडेंस देख लो।